In this video, we are going to start with the new unit of Pharma 2, which is drug used for pregnant women during antenatal, labor and postnatal period. सबसे पहले हम करेंगे टेटनस प्रोफाइलैक्सिस. दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. तो ये हम यहाँ से पढ़ेंगे फ्रॉम दीज नोट्स. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो टेटनस प्रोफाइलैक्सिस क्या है? इट इज़ टेटनस प्रोफाइलैक्सिस इन प्रेगनेंसी इज द प्रिवेंटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेटनस टोक्सॉइड वैक्सीन. तो होता क्या है? प्रोफाइलैक्सिस का क्या मतलब होता है? कोई इवेंट अगर होने से पहले ही हम अगर कोई प्रिवेंटिव मेजर ले लेते हैं, हम कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए, उसको हम कहते हैं, है ना. तो टेटनस ना हो इससे पहले हम एक टेटनस टोक्सॉइड वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन को एडमिनिस्टर कर देते हैं. दैट इज नॉन एज टेटनस प्रोफाइलैक्सिस. क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट बोथ मदर एंड न्यू बॉर्न फ्रॉम द टेटनस इन्फेक्शन. क्लियर है? इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखो होता क्या है, कैसे ये वर्क करती है. हमने क्योंकि ये वैक्सीन में क्या प्रेजेंट होता है, ये हम क्या बोल रहे हैं, टेटनस टॉक्सॉइड, मतलब इनएक्टिवेटेड टॉक्सॉइड. टॉक्सॉइड का मतलब होता है टॉक्सिन. जो ये बैक्टीरिया है उसका एक टॉक्सिन जो होता है उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में वैक्सीन में डाला होता है. तो हम वो एडमिनिस्टर करते हैं. जब वो एंटर करता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा. तो उससे क्या होगा, हमारे बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गए. उन्होंने एक मेमोरी बना दी, ठीक है, और वो बी लिम्फोसाइट्स ने एंटी टेटनस एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी. अब ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर दी विच आर एंटी टेटनस एंटीबॉडी. एक उन्होंने अब मेमोरी बना ली कि ऐसे का जब कोई टॉक्सॉइड आया था तो हमने एंटी टेटनस एंटीबॉडी प्रोड्यूस की थी. अब जब नेक्स्ट टाइम सच्ची मुच्ची रियल बैक्टीरिया आएगा विद दिस टॉक्सॉइड, तो हमारे इम्यून सिस्टम को उसी वक्त पता चल जाएगा, वो उसी वक्त एक्टिवेट हो जाएगा, और जो अभी इसने एंटीबॉडीज बना के रखी हुई है ना, वो उसके अगेंस्ट हम फाइट करेंगी. देन टॉक्सिन्स विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय द एंटीबॉडी और हम बच जाएंगे. कॉन्ट्राइंडिकेशंस कब नहीं देंगे? सीवियर एलर्जिक रिएक्शन टू प्रीवियस टेटनस टॉक्सॉइड डोज. अगर पहले पता है कोई एलर्जी है, प्रॉब्लम है, नॉन हाइपर सेंसिटिविटी, सीवियर अक्यूट इलनेस, तो इनके केसेस में हम नहीं दे सकते. मेन इंडिकेशन क्या? प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है. डोज कैसे, डोज रूट साइट सब कुछ है इसमें. तो प्रेगनेंसी में ये टू डोजेस तो लगते ही होते हैं. इसके अलावा ये थर्ड डोज लगता है, दैट इज टेटनस टोक्सॉइड बूस्टर. पहला क्या है? पहली वैक्सीन का डोज का नाम है टेटनस टोक्सॉइड 1, जो कब लगता है? अर्ली इन प्रेगनेंसी. कितने डोज लगते होते हैं टेटनस टोक्सॉइड वैक्सीन के? 0.5 ml. इंट्रामस्कुलर लगता है अपर आर्म पे. TT2 लगता है आफ्टर 4 वीक्स ऑफ फर्स्ट डोज. ये डोज लगाने के बाद के 4 हफ्ते बाद TT2 लगता है, सेम 0.5 ml IM अपर आर्म पे. अब TT2 लगाए हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया है, उसके बाद लगता होता है टेटनस टोक्सॉइड बूस्टर. इफ़ नॉट रिसीव्ड, तो मतलब अगर पिछले 3 सालों में ये 2 TT में से कोई डोज नहीं लगा, फिर लगता होता है टेटनस टोक्सॉइड बूस्टर, सेम ऐसे ही. क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के साथ इसी यूनिट में हमने टेटनस प्रोफाइलैक्सिस छोटा टॉपिक ही था, पहले इंट्रोड्यूस कर देना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, और ये टेबल बनाकर आ जाना है. क्लियर? अब है सेकंड टॉपिक विच इज आयरन एंड विटामिन के सप्लीमेंटेशन. पहले तुम्हें बेसिक ओवरव्यू है. हमें तुम्हें पता है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन के केस में पहले से ही, डिलीवरी से पहले ही आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वुमेन को या मदर को आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया ना हो. और फॉलिक एसिड हम इसलिए देते हैं ताकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना बिफिडिया वैसे की कॉम्प्लिकेशंस बच्चे में ना आए. ये क्लियर है? उसके बाद हम विटामिन K1 सप्लीमेंटेशन, बेसिकली ये बच्चे का होता है, हम विटामिन K उसको देते हैं ताकि, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो भी इमेच्योर है, उसका जो लिवर है वो प्रॉपरली क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं बना रहा, तो हम बाहर से विटामिन K देंगे. तुम्हें पता है विटामिन K इज इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो हम उसमें विटामिन K1 सप्लीमेंटेशन करते हैं बच्चे में जो न्यू बॉर्न है. बट हम ये विटामिन K1 सप्लीमेंटेशन कई बार मदर में भी कर देते हैं, ताकि अगर उसमें कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी है, तो अगर जब डिलीवरी हो तो पोस्ट पार्टल हेमरेज इंटेंस ना हो, प्रॉपर से क्लॉटिंग फैक्टर्स होंगे तो ब्लीडिंग जल्दी रुक जाएगी. तो उसके केस में भी एज अ प्रोफिलैक्टिक मेजर लेते हैं. ये थी बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर आयरन एंड विटामिन K1 सप्लीमेंटेशन. एक बार यहाँ से रीड कर लोगे तो क्लियर हो जाएगा. आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इज द रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स टू प्रेग्नेंट वुमेन. क्यों? टू प्रिवेंट एंड ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द फीटस. क्लियर? अब है विटामिन K सप्लीमेंटेशन. इट इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन K to the newborn and sometimes the mother to prevent bleeding due to vitamin K deficiency. इसको क्या कहते हैं? हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न. बच्चे में ये ना हो तो हम विटामिन K सप्लीमेंटेशन करते हैं. या हेमरेजिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न को और क्या कहते हैं? विटामिन K डेफिशिएंसी ब्लीडिंग.
ये जो डोज है ये टेबल है आयरन वाली सप्लीमेंटेशन का, ठीक है। तो आयरन सप्लीमेंटेशन हम जब इन स्टेजेस में करते हैं, एक तो हम करते हैं डिलीवरी के पहले जिसको हम कहते हैं एंटीनेटल पीरियड मदर में, इसको हम प्रोफाइलैक्सिस यूज़ करते हैं, अभी भी मैंने बताया। तो ये हम आयरन एंड फॉलिक एसिड कितना देते हैं, एक टैबलेट देते हैं जिसमें 100 mg आयरन होता है एंड 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है, डेली देनी होती है। ये हमने पढ़ा था ना, रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन है ये, क्लियर है। ड्यूरेशन फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स फॉर 100 डेज, लगातार डिलीवरी से पहले 100 डेज तक हमने पूरा एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर लेना है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं होना चाहिए, ना न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने चाहिए, एक टैबलेट डेली देनी है फॉर 100 डेज। अगर ठीक है, एक तो ये था एंटीनेटल पीरियड में कितना देना है। अगर वैसी मदर पहले से ही अनीमिक है तो फिर 2 टैबलेट्स, एक टैबलेट की जगह 2 टैबलेट्स देनी है, फिर से ये भी 100 डेज तक। पोस्ट नेटल पीरियड, डिलीवरी होगी उसके बाद एक टैबलेट देनी है फॉर 100 डेज, क्लियर। बहुत ईजी था। मैकेनिज्म, ये आयरन फॉलिक एसिड करते क्या है, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन दी, इससे क्या होगा, इंक्रीज आयरन स्टोर्स इन द मैटरनल ब्लड। अब तुम्हें पता है आयरन एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन सिंथेसिस का। अब क्या होगा, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस इंक्रीज, जिससे मैटरनल अनीमिया तो रुक गया। और हीमोग्लोबिन तुम्हें पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, इंप्रूव्ड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू फीटस, बेटर फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फॉलिक एसिड क्या करेगा, एड्स डीएनए सिंथेसिस एंड आरबीसी फॉर्मेशन, प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स जैसे स्पाइना बिफिडा एंड एनएनसेफली। एनएनसेफली पता क्या होता है, इसमें कुछ पार्ट ऑफ ब्रेन या स्कल वो बनता ही नहीं है, यू कैन सर्च ऑन गूगल, इट्स अ वेरी एक्सट्रीम कंडीशन। तो ये क्लियर है आयरन कैसे वर्क कर रहा है एंड फॉलिक एसिड कैसे वर्क कर रहा है और क्या प्रिवेंट कर रहा है, मैकेनिज्म वेरी इजी। अब आते हैं इंडिकेशंस, कब हम आयरन सप्लीमेंटेशन, आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन देते हैं। पहली तो क्लियर है, ऑल प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन के केस में। दूसरा, अगर पहले से कोई आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नूमिया है तो देंगे, टू प्रिवेंट न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन फीटस, क्लियर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू आयरन प्रिपरेशन, पता है कि मुझे फेरस सल्फेट से एलर्जी है तो देन द वुमेन कैन टेक इट। अगर हीमोक्रोमेटोसिस और हीमोसाइडरोसिस है, इसमें क्या होता है, ये ऐसी की कंडीशंस होती है जिसमें आयरन की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, उल्टा आयरन हमारे सॉफ्ट टिश्यूज या ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर जाता है, जैसे लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, इनमें एक्यूमुलेट होता रहता है। तो हम उनके केस में बाहर से आयरन नहीं देंगे। फिर सीवियर जीआई डिसऑर्डर, क्योंकि तुम्हें पता है आयरन बहुत गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करता है। अब आती है बात विटामिन के की। विटामिन के का कितना डोज देना है, विटामिन के की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो तुम्हें पता है कि जो विटामिन के होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोडक्शन। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, क्लॉटिंग फैक्टर्स को प्रोड्यूस कैसे करवा रहा है, वो मैकेनिज्म यहाँ पर समझते हैं। हमने विटामिन के एडमिनिस्टर किया, इट विल एक्ट एज अ को फैक्टर for an enzyme which is gamma glutamyl carboxylase। gamma glutamyl carboxylase के लिए ये को फैक्टर की तरह एक्ट करेगा। फिर क्या होगा, इट विल एक्टिवेट, जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया तो ये वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं इनकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। क्लॉटिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10, 2, 7, 9, 10 इनकी क्लॉटिंग फैक्टर्स की प्रोडक्शन एक्टिवेट हो जाएगी जब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। इनेबल्स नॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन, प्रिवेंट स्पॉन्टेनियस और इंटरनल ब्लीडिंग। विटामिन के की एडमिनिस्ट्रेशन से एक एंजाइम एक्टिवेट हो गया जिसने उन 4 जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनकी प्रोडक्शन एक्टिवेट कर दी, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग का या स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग का रिस्क कम हो जाएगा। अब आती है इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तुम्हें पता चल गया कब हम विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं, रूटीन प्रोफाइलैक्सिस। ये तो नॉर्मली जब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन कौन सी वैक्सीन हैं या कौन कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो न्यू बॉर्न को जब उसका बर्थ होता है उसी वक्त दे देते हैं, तो उसमें से एक ये भी है विटामिन के सप्लीमेंटेशन। तो ये रूटीनली होता ही है, सभी बच्चों में हम विटामिन के सप्लीमेंटेशन करते हैं। दूसरा, इन्फेंट्स ऑफ मदर्स ऑन एंटी कन्वल्सेंट्स और एंटीकोएगुलेंट, उन मदर्स के बच्चे जिनकी मदर्स को कभी एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी दी गई है या एंटी कोएगुलेंट थेरेपी दी हुई है तो उन बच्चों को हम ये देते हैं। प्री टर्म बेबीज, उनके केस में इसलिए क्योंकि उनका लिवर अभी डेवलप नहीं हुआ कि वो क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस कर सके, तो हम बाहर से विटामिन के देंगे ताकि क्लॉटिंग फैक्टर प्रोडक्शन हो सके। बेबीज विद माल एब्जॉर्प्शन और कॉलिस्टेटिक लिवर डिसीज, अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रही, विटामिन के एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा तो क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे बनेंगे। अगर किसी को कॉलिस्टेटिक लिवर डिसीज है, इसमें क्या होता है, बाइल जूस जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्टेड होता है, गॉल ब्लैडर से वो निकल नहीं रहा होता, और तुम्हें पता है बाइल कितना इंपॉर्टेंट है कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन के लिए, तो उस केस में भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, तो हम बाहर से विटामिन के देंगे। क्लियर है, एक तो रूटीनली, एक तो मेन इंडिकेशन है कि रूटीनली हमने देनी है। दूसरा, उन केस में अगर कोई एंटीकोएगुलेंट थेरेपी है। तीसरा, प्री टर्म बेबी क्योंकि लिवर डेवलप नहीं है। चौथा, माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम्स।
कॉन्ट्राइंडिकेशन नॉन हाइपर सेंसिटिविटी टू वाइटामिन के एंड IM रूट अवॉइडेड इन सीवियर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। फिर हम IV देंगे अंडर सुपरविजन। अगर ऑलरेडी इतना ज़्यादा उनमें पहले वाइटामिन के की इतनी डेफिशिएंसी थी कि क्लॉटिंग फैक्टर्स बने ही नहीं और पर्सन को ब्लीडिंग होने का रिस्क बहुत ज़्यादा है, फिर हम IM नहीं देंगे, IV देंगे, वो भी अंडर सुपरविजन।